हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 2023 के केमिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं वो सभी करने वाले हैं। ठीक है, 70 का 70 क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो, जो बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड में, और जो केमिस्ट्री यानी जो साइंस मीडियम में जो केमिस्ट्री लिए हैं, देखो एक वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2025 में जो एग्जाम देंगे उनके लिए 2023 का ऑब्जेक्टिव और 2024 के एग्जाम में पूछा हुआ जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं दोनों एग्जाम के बेसिस पे जो है आपका सेम पैटर्न रहने वाला है 2025 का। ठीक है, 70 मार्क्स का आपको ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें कोई 35 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है या बनाना है सही सही, और हर में आपको 1 नंबर मिलेगा। तो देखो, ये क्वेश्चन सब जितने भी क्वेश्चन है जैसे हम देख रहे हैं, याद रखना कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ, यानी जैसे 2023 का ये जो क्वेश्चन पेपर है, तो ये 2022 में, 2021 या 2015 इन सब के एग्जाम का 15 मार्क्स से लेकर के 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको डायरेक्ट, मतलब ऑप्शन भी चेंज नहीं किया, इतना ज़्यादा वो कॉपी मतलब किया है प्रीवियस ईयर्स का। तो टोटल वीडियो देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बेसिस पे भी आपको जो क्वेश्चन जो है वो मतलब सेम फॉर्मेट का भी क्वेश्चन देता है। हो सकता है मतलब ऑप्शन चेंज कर दे या कुछ कर दे, तो सेम मतलब आपको बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है ये है, क्योंकि मेरे चैनल पे सारा प्रीवियस ईयर 2013 से लेकर के अभी तक यानी 2023 तक का क्वेश्चन हम डाल चुके हैं। ठीक है, 1 साल का बाकी है वो 2024 का, वो भी एक ही वीडियो में डाल देंगे। तो शुरू करते हैं आज का। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिट एट कैथोड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। देखो, काफी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आंसर जानना है आपको, सोडियम होता है। देखो, NaCl कैसे ये किस में कन्वर्ट होता है, तो Na प्लस और Cl माइनस में। देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर जमा होता है, और जो निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जमा होता है। तो देखो, यहाँ पूछ रहा है क्या, Na से जलीय में कैथोड पर। अब कैथोड कैसा होता है, तो याद रखना, ये जो कैथोड है ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैसा होता है? निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो NaCl कहाँ जाएगा, सॉरी Na कहाँ जाएगा, सोडियम, तो वो निगेटिव चार्ज पे जाएगा, यानी कैथोड पर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बात करते हैं एनोड के बारे में। एनोड पर कौन जाएगा, तो निगेटिव चार्ज, क्योंकि एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोड होता है। तो एनोड पर कौन जाएगा, तो Cl माइनस। देखो, एक ट्रिक याद करना, एडिशन होता है, जैसे ऐड लिखते हैं, ऐड कैसा होता है, जो पॉजिटिव होता है, और ये एनोड का ए भी क्या स्टार्ट हो रहा है, तो ए से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये ट्रिक बता दी आपको एनोड और कैथोड में डिफरेंस करने का। ओके, तो याद रखना, सोडियम कहा जाता है तो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर, जिसे कैथोड बोलते हैं, और Cl माइनस कहा जाता है एनोड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ए सॉल्यूशन। देखो, इसे बोलते हैं वैद्युत अपघटय। ठीक है, जिसे क्या इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। देखो, दो चीज होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूरिया, ठीक है, यूरिया हो गया, चीनी हो गया, ये सब कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं NaCl, जो अभी ऊपर एग्जांपल ली थी NaCl वाला, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये क्या होता है, जल में जाकर के इनका आयन टूट जाता है, तो ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये सब ही क्या करते हैं, विद्युत जो इलेक्ट्रिसिटी में जो जो हमारा सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के कारण नहीं होता है, वैद्युत अपघटय के कारण नहीं होता है। तो आपको ये बात याद रखना है। और जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, एग्जांपल दे दिए यूरिया के बारे में, चीनी के बारे में, ग्लूकोज हुआ, ये सब कैसा होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये लोग जब सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, लेकिन आपका नमक करता है। ये क्या है, नमक है, ये करता है सॉल्यूशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। किसी चालक तो सेल का सेल स्थिरांक होता है। देखो, सेल कांस्टेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी ऑफ सेल। देखो, एक फॉर्मूला होता है कप्पा का, ये इक्वल टू होता है C इंटू एल बाई ए। सी इंटू क्या होता है, एल बाई ए। देखो, इसे बोलते हैं हम विशिष्ट चालकता। हम ऐसे बता रहे हैं, बाद में जब लॉन्ग ऐसा टाइप करेंगे क्वेश्चन तो उसमें और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखो, ये के होता है, इसे बोलते हैं कप्पा, इसे बोलते हैं विशिष्ट चालकता। ये सी क्या है, चालकता। और ये जो एल बाई ए है, इसमें एल, ये जो एल है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोड की लंबाई, और ये है क्षेत्रफल, एरिया जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में। देखो, ये जो एल बाई ए है इसे बोलते हैं सेल स्थिरांक।
देखो इन सब से जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव में एक न्यूमेरिकल में पूछा जाता है और लॉन्ग आंसर टाइप में भी पूछा जाता है 2 मार्क्स में। ओके, तो ये भी बात आपको याद रखना है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जो बारीकी से पढ़ा उस चीज़ों को। जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तब तक ऑब्जेक्टिव भी आपका नहीं बनेगा। तो देखो ये सब जो हम थ्योरी अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो इसका मतलब हम जो है अच्छी तरह से हमको ये सब पता है कि क्या कौन है, क्या कैसे है। ठीक है, देखो सेल स्थिरांक है, ये क्या है? सेल स्थिरांक। मतलब इस पूरे क्वांटिटी को एल बाई ए को क्या बोलते हैं हम लोग? सेल कांस्टेंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ऑप्शन नंबर ए, एल बाई ए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल पे भी और उसके फॉर्मूला पे भी। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी करवा चुके हैं। रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया लिखा हुआ है 2a प्लस बी, ये क्या दे रहा है? सी। ये दर को निम्नलिखित में किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ जो लिखे है रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला चीज बताते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। तो कोई भी रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स का है, आपका ऑब्जेक्टिव है। देखो जो भी रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट क्या होता है? घटता है, और प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है। रिएक्टेंट क्या होता है? बढ़ता है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका दर हम कैसे लिखते हैं? देखो अब बता दिए रिएक्टेंट यहाँ घटता है। देखो यहाँ पर ये है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो ये क्या होता है? जो यहाँ पे लिखा है उसके नीचे क्या करेंगे? 1/2 लगा देंगे। अब क्या बताए? रिएक्टेंट घटता है तो घटने के आगे क्या लगा देंगे? नेगेटिव साइड। और डी, जैसे ए का लिख रहे हैं यहाँ पर, डी ए बाई डी टी, डी ए बाई डी टी इक्व टू, अब क्या करेंगे? दूसरा आ गया, ए का ये लिख लिया हम लोग। यहाँ पे जो ए के आगे 2 लगा हुआ है तो इसे क्या लिखेंगे? 1/2 में लिखेंगे, यानी इसका रेसिप्रोकल लेंगे। और सामने में बताए रिएक्टेंट क्या होता है? घटता है, तो यहाँ क्या लगा दिए? माइनस साइन। अच्छा बी के आगे क्या है? 1 है तो 1 लिखो। 1/1 क्या होगा? 1 ही होगा। इसे लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि रिएक्टेंट क्या होता है? घटता है। और इसे क्या लिखेंगे? डेल्टा डी बी बाई डी टी, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं, रेट हम लोग ऐसे ही लिखते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? बढ़ता है, तो प्रोडक्ट में क्या लगाएंगे? प्लस। लेकिन देखो यहाँ भी 1 ही लगा हुआ है। अच्छा अगर यहाँ पे मान के चलो 3 रहता तो यहाँ क्या करते? 1/3 लिखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 है, क्योंकि ये हम लोगों को ऐसा ही रिएक्शन दिया हुआ है गिवन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, लेकिन हमको क्या लगाना पड़ेगा? प्लस, प्लस डी सी बाई डी टी। अब देखो कह रहा है रासायनिक अब रेट लिखना है, तो रेट देखो ये सब सही हो जाएगा। देखो माइनस हाफ डी ए बाई डी टी भी है, माइनस हाफ डी ए बाई, ये भी सही हो जाएगा। माइनस डी बी बाई डी टी भी है, ये भी सही हो जाएगा। और प्लस का डी सी बाई डी टी भी है, यानी ये भी सही हो जाएगा। यानी इनमें से सभी आपको क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ हम लोग ऐसे जो क्या करते हैं, रेट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऐसे अगर एग्जाम में पूछता है कि सिर्फ ए का रेट बताइए, तो ए का रेट क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही होता है। लेकिन ये सारा का पूछ रहा है। ठीक है, ये टोटल आपका केमिकल रिएक्शन का ही पूछ रहा था। लेकिन कभी कभी इस आपको बता देगा कि सिर्फ आप बी का बताइए या सिर्फ सी का बताइए, तो ये बता दिए। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है वो बढ़ता है, रिएक्टेंट क्या होता है? घटता है। और सामने में जो भी होता है इसे बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, और रिएक्टेंट साइड में नेगेटिव साइन के साथ हम लोग लगाते हैं क्योंकि ये घटता है। यही जो आपका केमिकल काइनेटिक्स का ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। देखो वेग बराबर आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वेग यानी रेट। देखो रेट बराबर दिया हुआ है कितना? के ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है? ए के सांद्रण को स्थिर करके बी के सांद्रण को 3 गुना किया जाए, यानी इसको क्या किया है? इसको क्या कर रहा है? कांस्टेंट रख रहा है। ठीक है, और बी को क्या कर रहा है? 3b कर रहा है। बी को क्या कर रहा है? 3b, यही कर रहा है, तिगुना कर रहा है। तो हमें बताना है कि रेट कांस्टेंट पे क्या असर पड़ेगा इसका। तो तिगुना कर दिया जाए तो वेग, यानी ये जो वेग है यह रेट, ये क्या अप हो जाएगा? तो देखो ये तो हमें गिवन दिया हुआ है, और नया क्या करने का रहा है? सिर्फ इसको कांस्टेंट करके बी को 3 गुना करने का, बी को क्या कर रहा है? 3 गुना हो जा रहा है। देखो तो रेट बराबर क्या हो जाएगा? वही करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या कर देंगे? 3b का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? 9b, यानी क्या हो जाएगा? ये 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। जिसको कांस्टेंट करने कहेगा कांस्टेंट कर देंगे, और जिसको 2 गुना 3 गुना, अब यहाँ पर अगर 3 रहता तब ये 9×3 = 27 हो जाता है। लेकिन ऊपर में रेट ऑलरेडी हमें लिखा हुआ है, बी का ऑर्डर कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी ये जो है क्वेश्चन में ही गिवन है।
बस और कुछ नहीं करना, ये बी लिखे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9 भी तो 9 गुना हो जाएगा। करते नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन करते, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? द रेट कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना है ताप पे निर्भर करता है, ठीक है। अब ये अरेनियस इक्वेशन जो अच्छे से पढ़ा हुआ है इसका थ्योरी, तो वो अच्छे से कर लेगा। देखो अरेनियस इक्वेशन ये होता है ई ए अपॉन आर और टी। देखो ये जो रेट कांस्टेंट है यानी के जो है वेग स्थिरांक जो है ये किस पर निर्भर कर रहा है? टाइम पे। यहाँ पे मात्रा, भार, समय यहाँ पे कुछ नहीं है, ये टी से क्या होता है? टाइम। ये तो आर कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। ना तो यहाँ पे मात्रा है, ना तो भार है, ना तो समय है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। देखो ऐसा सब ऑप्शन को डायरेक्ट याद रखना है, रिपीट करेगा, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करेगा ये सब। सेवन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो अच्छे से करना है। अबेंडेंट में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? याद रखना सेल्यूलोज। जितने भी प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनमें सेल्यूलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे ज्यादा नेचर में क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। 8 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन डाइसैकराइड दूध में उपस्थित रहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकराइड इज प्रेजेंट इन मिल्क? तो याद रखना क्या रहता है? लैक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन भी क्वेश्चन है, लैक्टोज आपको सबको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाए? देखो ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, रिपीट करेगा, ठीक है। देखो 35 में 35 अगर सही करना है आपको तो प्रीवियस ईयर्स को रट जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपको 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट हुबहू एकदम। देखो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेम केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए को हम लोग क्या केमिकल नेम क्या है? रासायनिक नाम रेटिनॉल है, ठीक है। अब ये तीनों ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन को अच्छे से याद रखना है, ये चारों इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए को तो पता चल गया रेटिनॉल है। देखो ये जो थायमीन है, ये थायमीन बी वन को बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी वन को बोलते हैं थायमीन। और स्कॉर्बिक अम्ल पता होगा, विटामिन सी को बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कॉर्बिक अम्ल। और ये जो निक्लोडामाइड है इसे हम लोग बोलते हैं विटामिन बी थ्री को, क्योंकि बी का जो है एक पूरा कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो बी थ्री को हम लोग क्या बोलते हैं? निकोटामाइड। थायमीन को बोलते हैं बी वन। रेटिनॉल तो बहुत बार पूछा है, इसमें स्टार मार्क लगा लेना है रेटिनॉल को। विटामिन ई को विटामिन ई का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। और जो स्कॉर्बिक अम्ल होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? ये किस विटामिन का रासायनिक केमिकल नेम है? तो विटामिन सी का है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। 10 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर? देखो दो तरह के विटामिन होते हैं, एक तो वसा में घुलनशील, ठीक है, एक तो वसा में घुलनशील, और एक विटामिन होता है जो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। वसा वाला याद रखने के लिए कीड़ा याद रखना है। क्या? कीड़ा, के ई डी ए। याद रखना, के से हो जाएगा विटामिन के, ई डी और के, ये क्या होता है? वसा में घुलनशील होता है। और जो बचा यानी बी और सी, ये क्या होता है? जल में घुलनशील। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जल का बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। वसा में बात करता है तो कीड़ा, विटामिन के ई डी के, ये क्या होता है? कीड़ा जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। और जल का बात कर रहा है तो बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किससे इंसुलिन स्रावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलिन सिक्रेटेड? देखो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि अग्नाशय पेनक्रियास से सिक्रेट करता है, ठीक है। जिससे डायबिटीज बीमारी हो जाता है वो क्या करते हैं? इंसुलिन का सुई लेते हैं। इंसुलिन बेसिकली क्या करता है ना, कार्बोहाइड्रेट जो एक्स्ट्रा अमाउंट में रहता है उसे पचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है। तो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से यानी पेनक्रियास से निकलता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो अच्छे से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई? देखो याद रखना है, जनन क्षमता की कमतरता, एंटी फर्टिलिटी हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्रकृति रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? देखो ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये वाला। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो याद रखना आइसोप्रीन का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, आइसोप्रीन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लेना यहाँ पे। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क से, देखो यहाँ बात कर रहा है इंपॉर्टेंट और बोल रहा है जो कि जिसमें क्या रहे? ऑक्साइड रहे। देखो हेमेटाइट, हेमेटाइट का फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो ये क्या होता है? एफ ई
Fe2O3, ठीक है, ये क्या होता है Fe2O3। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्साइड बन गया इसका, ठीक है। अब सिडेराइड भी जो होता है वो लोहे का अयस्क होता है, लेकिन सिडेराइड ऑक्साइड अयस्क नहीं होता है, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सिडेराइड जो होता है वो आपका क्या होता है FeCO3 होता है। देखो ये ऑक्साइड अयस्क नहीं है, ऑक्साइड अयस्क सिर्फ क्या है, हेमेटाइड है। एक बात याद रखना, पाइराइट को इसे बोलते हैं मूर्खों का सोना। क्या बोलते हैं, मूर्खों का सोना। जो कभी जैसे रोड पर नहीं बेचता है सोना, जैसे लगता है कि वो सोना का ही चेन है, लेकिन वो क्या होता है, पाइराइट होता है। या तो कॉपर पाइराइट, नहीं तो आयरन पाइराइट रहता है। तो ये जो पाइराइट है, ये भी आपका, इससे भी आयरन निकलता है, इसे बोलते हैं मूर्खों का सोना, मूर्खों का सोना, ठीक है। यानी फूल्स गोल्ड, फूल्स मतलब होता है मूर्ख, और गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, FeH2, ठीक है। अब बॉक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एकमात्र एल्युमिनियम का अयस्क है, क्या है वो, बॉक्साइड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि बॉक्साइड किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉक्साइड वाला भी। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3। ऑक्साइड और पूछा है तो हम लोगों ने क्या कर दिया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइड किसका और अयस्क होता है, और होता है तो एल्युमिनियम का होता है, ये भी अच्छे से याद रखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये भी। देखो क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2, याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज़्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है, ऋणात्मक होता है। तो याद रखना है, देखो किसका निकालना है, ऑक्सीजन का ना। देखो ऑक्सीजन का हम क्या एक्स मान लेंगे, और ये इसका फ्लोरीन का क्या होता है, -1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, -1। तो यहाँ कितना है, तो -2 + x = 0, x बराबर क्या हो जाएगा, +2। तो डायरेक्ट याद रखना है Fe2O में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये +2 का हो जाता है, ठीक है। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। 16 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव नोबल गैस। देखो ये सब तो नोबल गैस है ना, लेकिन जो आरएन जो रेडॉन होता है ये रेडियो एक्टिव गैस होता है, ठीक है। वो भी कैसा रेडियो एक्टिव गैस, तो नोबल गैस, यानी उत्कृष्ट गैस होता है, ठीक है। कैसा रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस एकमात्र कौन सा है, तो रेडन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं, निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस द्वारा सबसे ज़्यादा यौगिक बनाया जाता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड हैज़ बीन फॉर्म। जनरली होता है क्या ना, जो आपके उत्कृष्ट गैस होते हैं, नोबल गैस होते हैं, वो जल्दी रिएक्शन नहीं करते, वो जल्दी अपना कंपाउंड नहीं बनाते हैं, लेकिन याद रखना है आपका जीनॉन जो है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 17 का, जीनॉन, ठीक है। क्या, जीनॉन लिख देते हैं इसका नाम, क्योंकि नाम आपको अच्छे से याद रखना है। जीनॉन जो होता है ये क्या करता है ना, बहुत कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जीनॉन जो होता है वो फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाता है। ये सब आपको मिलेगा पी ब्लॉक एलिमेंट का, ये सब है। पी ब्लॉक एलिमेंट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पी ब्लॉक से खुद 10 से 15 मार्क्स का पूछ देता है, ठीक है। 70 का बात कर रहे हैं, 70 में 10 से 15 मार्क्स का पी ब्लॉक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोलर कंपाउंड। देखो ध्रुवीय और यौगिक कौन होता है, जिसका डायपोल मूवमेंट क्या हो, 0 के बराबर ना हो, यानी जिसका द्विध्रुवीय, द्विध्रुव आघूर्ण जिसे बोलते हैं डायपोल मूवमेंट इंग्लिश में, वो 0 के बराबर ना हो, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। ये हो जाएगा आपका क्या, बिल्कुल SO2। तो यही आपको अच्छी तरह से ऑप्शन के साथ याद रखना है, ठीक है। इस ये जो होगा इसमें ये पोलर कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या है, आपका पोलर कंपाउंड, और बाद बाकी ये सब जो है नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है। जैसे BF3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये सारा जो चार्ज होता है ना, ये बैलेंस कर देता है ये सारा, ठीक है। ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखना है। तो ये कैसा हो गया, नॉन पोलर। इसमें जो द्वि यानी डायपोल मूवमेंट होगा वो 0 के बराबर हो जाता है। अच्छे से ये ऑप्शन याद करके रखना है, SO2 वाला, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन आपको पूछता है इजी टाइप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, निकेल।
देखो फर्स्ट ट्रांजिशन जो सीरीज है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक, जिसका एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक रहता है, इस बीच में जितने भी एलिमेंट होते हैं उसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन के एलिमेंट हो, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजिशन के एलिमेंट बात करते हैं, ये एक्टेनियम है, एसी क्या है, एक्टेनियम। तो ये चौथे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का ये एलिमेंट होता है एक्टेनियम। ये है गोल्ड, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये गोल्ड, सोना। ये जो होता है गोल्ड, गोल्ड जो आपका होता है वो तीसरे, ठीक है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ये क्या होता है, मेंबर होता है। और ये है कैडनियम, कैडनियम होता है सेकंड का। तो ये जितने ऑप्शन दिए सबके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इस 2025 के एग्जाम में इन्हीं ऑप्शन से कोई दूसरा पूछ दे ये कैडनियम सेकंड ग्रुप का कौन सा मेंबर है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का कौन सा मेंबर है, दूसरे संक्रमण श्रेणी का कौन सा मेंबर है। तो आपको क्या वहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन हो सकता है, बट हो सकता है आपको कुछ यहाँ पे ट्विस्ट कर दे। तो आपको चारों ऑप्शन को अच्छी तरह से बता दिए, हम क्लियर कर दिए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। Cu2+ जिसका एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Cu2+ जिसका एटॉमिक नंबर 29 से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2+ नहीं रहता, सिर्फ हमसे पूछता कॉपर का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, देखो 29 एलिमेंट है, आर्गन तक हो जाता है 18, आर्गन तक क्या हो जाता है 18, देखो यहाँ 18 लिखा भी हुआ है ऑप्शन में, तो ईजी बन गया आप लोगों के लिए। तो आर्गन का क्या होता है 18, ये हो जाएगा आर्गन 18 और 3D10 और 4s1। ये किसके लिए है, तो ये Cu के लिए 29, देखो यहाँ हो गया, ये 18, ये 18, 28 और एक यहाँ क्या हो गया 29। लेकिन हमसे क्या यहाँ पूछा है 2+, देखो प्लस साइन का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ये। तो यानी इसके पास अब कितने बचे हैं, 27 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास कितने, अभी 27 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो, अब 2 इलेक्ट्रॉन से निकाल दो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा आर्गन, आर्गन 18, या तो 18 ऊपर लिखेगा, नहीं तो यहाँ पर नीचे लिख देगा जो आप लोगों को ऑप्शन में दिया हुआ है। 3D और 9 हो जाएगा, 3D9। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ क्या हो जाएगा सही। अब देखो ये पैरामैग्नेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका फुलफिल नहीं है आउटर मोस्ट सेल, क्या इनकम्प्लीट आपका आउटर मोस्ट सेल है, इसलिए कैसा हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता तो ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो अभी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है। आगे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम सीधे बता देंगे आंसर इसका। ठीक है, तो याद रखना Cu2+ कैसा होता है आपका, पैरामैग्नेटिक होता है एलिमेंट। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर आंसर बता दिए कैसे यहाँ इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए। देखो 21 बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एसीटोन ऑन ऑक्सीडेशन। देखो ये एसीटोन क्या होता है, एसीटोन होता है आपका एक कीटोन। ये है इसका स्ट्रक्चर, ये क्या है, तो कीटोन है। देखो एक कार्बन डबल बॉन्ड और दोनों साइड का एक अल्काइल ग्रुप लगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कीटोन। तो पूछ रहा है कि कीटोन कैसे प्राप्त होता है। तो याद रखना जब 2 डिग्री अल्कोहल का हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कीटोन प्राप्त होता है। 2 डिग्री अल्कोहल मतलब जहाँ पे अल्कोहल, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है उसके मतलब दोनों तरफ क्या होना चाहिए, एक एक कार्बन होना चाहिए। तो ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो देखो एक ऑप्शन हमारा सी जो है, ये जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो कुछ ऐसा बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा एक बात और याद रखना, ये तो 2 डिग्री है, अगर बात करता है यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देता है, तो याद रखना 1 डिग्री अल्कोहल हमें देता है एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 21 है ये, देखो 1 डिग्री अल्कोहल हमें क्या देता है, तो एल्डिहाइड देता है। क्या देता है, एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, कीटोन, और 1 डिग्री क्या देता है, एल्डिहाइड। ये जब बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के बारे में, तो फिर आएगा ये सब वहाँ पे। तो ये सब देखो वहीं से क्वेश्चन उठ के आ रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ टफ नहीं है। तो अभी के लिए याद रखना 2 डिग्री अल्कोहल जो होगा हमें क्या देगा, एसीटोन यानी कीटोन देगा एक। बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल के बारे में, 1 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, तो एल्डिहाइड देता है। 22 करते हैं, सेकेंडरी अमीन का क्रियाशील मूलक है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ सेकेंडरी अमीन। अमीन कैसे बनता है, देखो अमीन कैसे बनता है अमोनिया से। देखो एक अगर इसे हम एक अगर इसे ये NH3 लिखा हुआ है, अगर इससे हम एक हाइड्रोजन निकाल दें, -1H कर दें, तो ये हमारा कैसा है, तो ये हमारा है प्राइमरी अमीन। ये कैसा है, प्राइमरी अमीन, 1 डिग्री अमीन, या तो प्राइमरी बोलो नहीं तो 1 डिग्री बोलो।
अच्छा, यहाँ से अगर हम 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा? देखो 2 हाइड्रोजन मतलब 1 H रहेगा और 2 क्रियाशील मूलक को मतलब क्या फ्री हो गया ये। तो ये कैसा है? ये सेकेंडरी अमीन है। अगर यहाँ से टोटल हम हाइड्रोजन निकाल दें, -3 कर दें, तो देखो ये टोटल फ्री हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो ये कैसा है? 3 डिग्री अमीन। तो याद रखना, अभी हमसे कौन सा पूछा है? तो सेकेंडरी अमीन पूछा है। देखो 1 हाइड्रोजन है तो सेकेंडरी अमीन, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तीनों याद करना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछ देगा प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन कैसे बनाए? यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे NH2 होगा। ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम निकाल रहे हैं। एक H निकाल लें इस चीज़ से, एक H निकालें NH3 से, तो ये क्या बना? प्राइमरी। 2 H निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंडरी। और तीनों H निकाल देंगे तो टर्सरी। ऐसे याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। NH3 से शुरू करना बनाना। एक H निकाल लें 1 डिग्री अमीन, 2 H निकाल लें तो सेकेंड डिग्री अमीन, और 3 H निकाल लें तो टर्सरी अमीन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर, क्योंकि देखो 2 यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला हुआ है NH3 का। 23 देखो इसका आईपीएससी ने अब लिख रहे हैं, बना रहे हैं स्ट्रक्चर। देखो इसका आईपीएससी ने हमें पूछा है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन। तो क्या होगा? देखो 1 यहाँ से शुरू करेंगे, 2 और 3। सेकंड पर क्या है? तो एमीन है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। प्रोप टू इन, प्रोप टू एमीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड पर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ देखो एक में ही सेकंड पर एमीन लगा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, और सब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लगाया हुआ है, इसीलिए अब प्रोप क्यों लगाया? तो 3 कार्बन है, मिथित प्रोप 3 कार्बन पर क्या लगता है? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो N। और सेकंड पर क्या लगा हुआ है? हमारा NH2 ग्रुप, इसलिए प्रोप टू अमीन। देखो प्राइमरी अमीन की अभिक्रिया ग्रिग्नाल अभिकर्मक से करवाने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? तो याद रखना क्या बनता है? एक अल्केन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी अमीन रिएक्शन विद गिग्नाल रिएजेंट गिव्स, तो एक क्या बनता है? हमें अल्केन देता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अभी सिंपली के लिए बता दे रहे हैं। देखो NH2 कैसा बता रहा, कैसा कर रहा है? प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन में तो देखो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। NH3 से एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या बनता है? प्राइमरी बनता है। देखो NH2 और ग्रिग्नाल रिएजेंट क्या होता है? RMgX। तो ये क्या बना देता है? हमें एक अल्केन दे देता है। एक क्या देता है? अल्केन देता है, अल्केन। ठीक है, बस यही बात याद रखना। ये सब इजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ? राइट आंसर। 25 करते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्रबल क्षारीय कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक? तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिजनबर्ग अभिकर्मक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिजनबर्ग रिएजेंट? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो होगा क्या, बता रहे हैं यहाँ पे। देखो हिजनबर्ग रिएजेंट क्या होता है? तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होता है, और ये है वो C6H5SO2Cl। ये क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिजनबर्ग अभिकर्मक। यहाँ पर देखो बेंजीन सल्फोनिल अम्ल ये नहीं होता है, बेंजीन सल्फोनामाइड ये भी नहीं होता, पारा टोल्विन सल्फोनाइड ये क्लोराइड ये भी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से कोई नहीं होगा। तो हिजनबर्ग रिएजेंट क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये रिपीट कर सकता है क्वेश्चन 2000, क्योंकि 2023 में पूछा है ना, तो एक साल गैप करके क्वेश्चन को रिपीट करने का ज्यादा चांस रहता है। 27 करते हैं। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2KO से कराई जाती है तो निम्नलिखित में से कौन बनता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म व्हेन एसिटामाइड रिएक्ट विद Br2KO है? देखो 27 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, 27 भी इसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोलते हैं। देखो कैसे होता है यहाँ पे। देखो ये क्या होता है? एसिडामाइड एक एसिड अमाइड होता है, और जब इसका हम Br2KH के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये 1 डिग्री अमीन बनता है, और ये क्या है? मेथिल अमीन है। एक यहाँ पे कार्बन है तो इसे बोलते हैं मेथ, और उसके साथ अमीन लगा हुआ है तो क्या होगा? मेथिल अमीन। ये कैसा है? 1 डिग्री है। अभी बताए थे एक NH3 से कार्बन निकल जाता है, 2 हाइड्रोजन वाले को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री के साथ क्या लगा हुआ है? CH3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या है? ये मिथाइल अमीन है। और देखो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन बोलते हैं। ये नेमिंग रिएक्शन में फिर से करने वाले हैं, तो अभी ये आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछा है, क्या बनेगा? मेथिल अमीन बनेगा। और एसिडामाइड क्या होता है? ये एसिड का अमाइड होता है। देखो इसे क्या बोलेंगे? एसिड अमाइड बोलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, जब नेमिंग रिएक्शन अच्छे से करेंगे तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है आपका, हॉफमैन ब्रोमाइड ब्रोमामाइड का ये सब रिएक्शन। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 28 इंजाइम क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इजी क्वेश्चन है। जो बच्चे इजी क्वेश्चन के लिए बैठे हुए हैं, या जो इजी क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व ऐसा करना चाहते हैं,
जैसे ये सब क्वेश्चन बहुत को समझ में नहीं आता होगा तो छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। 35 क्वेश्चन ही बनाना है 70 में, तो याद है, लेकिन ये सब क्वेश्चन को नहीं छोड़ के जाना है। ये सब क्वेश्चन एकदम घोर के पी लो। तो ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये सब। निम्नलिखित में से कौन सा ईथर है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, एक में एल्डिहाइड था, कीटोन था, एसिड था और एक ईथर था। तो बहुत बार बताया ईथर क्या होता है, तो ROR। ठीक है, ऑक्सीजन के आसपास क्या लगा रहता है, जब अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो अब ये क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। यही अगर यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड OR, ये क्या है, कीटोन है। ये क्या है, कीटोन है। अगर एक बात करते हैं एल्डिहाइड के बारे में, तो R, देखो टर्मिनल पे हाइड्रोजन लग जाता है एल्डिहाइड का, ठीक है। और यहाँ पे कीटोन के टर्मिनल पे एक और हम आपका कोई CH3 वगैरह कोई ग्रुप हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, यहाँ पे कोई भी अगर ऑप्शन मान लेते हैं तो ROR क्या होता है, हमारा कीटोन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेंडेड ऑन हीटिंग एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, ये इसका आंसर हो जाएगा, फिनॉल प्राप्त होता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अच्छा, ये होता क्या है, तो बेंजीन क्या लिखा हुआ होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो ये बेंजीन और डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं ऊपर में, N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, ठीक है। और इसे जब हम लोग हीट करते हैं, हीट और किसके प्रेजेंस में, वाटर, पानी के प्रेजेंस में, जलीय विलयन कर रहा है ना, और गर्म करके, और साथ में यहाँ पे H2SO4 भी एक एसिड डाला जाता है, तो क्या बनाता है, ये फिनॉल बना लेता है। फिनॉल का स्ट्रक्चर भी बहुत बार प्रीवियस ईयर्स में पूछा है, तो याद रखना ये क्या है, हमारा फिनॉल है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंडेड व्हेन फॉर्मिक एसिड हीटेड विद H2SO4। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, तो 31 का हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखना CO होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो फॉर्मिक एसिड होता है ये, शुरुआती एसिड होता है ये, और इसको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या किया जा रहा है, हीट किया जा रहा है। तो ये क्या देता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर देता है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। बंद कमरे में अंगीठी जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलने लगता है, ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जैसे हमारे शरीर में जाता है तो ऑक्सीजन, जो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन, ये ब्लड में जहाँ पे ऑक्सीजन रहता है ये खुद वहाँ आ जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या करता है, धीरे धीरे आदमी को मार देता है, ठीक है। दम घोटू गैस बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 32। देखो 32 को 32 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका आईयूपीएसी नेम क्या है। बहुत इजी है। देखो ये एसिड है तो नेमिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 नंबर कार्बन हमें एसिड को देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। सेकंड ये आ जाएगा, थर्ड ये आ जाएगा। अब देखो सेकंड पे अल्कोहल लगा हुआ है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इसके लिए हाइड्रोक्सी। तो देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक अम्ल, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोप हो जाएगा, और यहाँ पे अम्ल लगा हुआ है एसिड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपोनोइक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत इजी ऑप्शन देख करके कोई ये सब नोमेनक्लेचर को टिक कर देगा। क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन टॉलेन का अभिकर्मक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉलेन रिएजेंट। देखो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, टॉलेंस रिएजेंट। 34 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स केनिजारो रिएक्शन। देखो केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, जिनमें ऐसे एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा एच ना हो, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें अल्फा एच ना हो। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये PYQ है ये सब, ठीक है। शायद 2017 के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब कैसे जानेंगे अल्फा एच किस में है या ना है। देखो देखो ये केनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, देखो एल्डिहाइड तथा कीटोन जिनमें अल्फा परमाणु नहीं होता है, केनिजारो अभिक्रिया देता है। ऐसा एल्डिहाइड और ऐसा कीटोन दोनों देता है, देखो, लेकिन उनमें अल्फा एच ना हो। तो अल्फा एच कैसे पहचाने, सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं तो पता चल जाएगा अल्फा एच होता क्या है। जैसे देखो ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है CHO। तो जैसे हम यहाँ पे हम लिखते हैं CH, ठीक है, 3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। देखो 3 हाइड्रोजन को हम लिख दिए और यहाँ पे CHO। देखो इसके बगल में का जो कार्बन है उसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन।
क्या बोलते हैं इसके, ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। इस फंक्शनल ग्रुप में जो बगल में कार्बन, इसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे रहते हैं उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो देखो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें यानी याद रखना यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच हो जाएंगे। पता है क्या, फंक्शनल ग्रुप के बगल में जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन मौजूद रहते हैं उसे बोलते हैं अल्फा एच। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा एच मौजूद है, पहला जिसमें नहीं हो, देखो बी ऑप्शन से ही हो जाएगा। देखो सी एच ओ, अब बगल में एच, देखो यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए अल्फा कार्बन होना चाहिए। अब देखो यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा एच कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बता देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, किनेजारो अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग असाइनमेंट में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही है। देखो ये क्या है आपका, ये तो आपका एसिड है, ये तो देगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का बात कर रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन। और देखो ऑप्शन नंबर डी कीटोन है, सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे क्या है CH3 ये क्या है, कीटोन है। कीटोन, इस कार्बन कीटोन जहां पे लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल के कार्बन पे देखो कार्बन मौजूद है, तो मौजूद है कार्बन, तो इसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, तो देखो 6 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएंगे। तो याद रखना ये तो नहीं देगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। अल्फा हाइड्रोजन होने के लिए पहले अल्फा कार्बन देखना पड़ेगा, उस पर जितने हाइड्रोजन लगे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, ये जो होगा आपका केनेजारो अभिक्रिया देगा। क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु होती है, द हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ का, प्रथम कोटि अभिक्रिया का टी हाफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये के क्या है, इसे बोलते हैं दर, रेट कांस्टेंट। ठीक है, दर स्थिरांक बोलते हैं। अब देखो वेग स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है, क्या ये सही है, देखो वेग स्थिरांक पर टी हाफ का वैल्यू निर्भर करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्राथमिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, तो ये सही है। किसी भी तरह का कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं कर रहा टी हाफ का वैल्यू। टी हाफ का वैल्यू किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो दर स्थिरांक पर निर्भर कर रहा है, और ये कांस्टेंट है 0.693, क्या एक कांस्टेंट है। तो ये याद रखना है, यहाँ पे प्राथमिक सांद्रण पर निर्भर करता है, देखो प्राथमिक सांद्रण पे भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और इनमें से सभी तो ये तो होगा ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सही आंसर। देखो 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ये ऐसा भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कर रहा है, हेवर की विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बाय हेवर प्रोसेस। देखो अमोनिया का दो बात याद रखना, एक तो अमोनिया कैसे बनाया जाता है, तो याद रखना हैवर विधि के द्वारा, हैवर प्रोसेस से हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अमोनिया को बनाते हैं। अच्छा बनाते कैसे हैं, तो याद रखना है रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, N2 + 3H2, ये नाइट्रोजन, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, टेम्परेचर लेते हैं 770 से 970 केल्विन, देखो कभी कभी टेम्परेचर भी पूछ देता है, प्लस यहाँ क्या लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे लेते हैं 250 वायुमंडलीय प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब लेते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और यहाँ पे एक कैटलिस्ट लेते हैं, वो कौन सा कैटलिस्ट है, तो आयरन का महीन पाउडर। ठीक है, आयरन का महीन पाउडर यानी आयरन डिवाइड फिनली आयरन डिवाइडेड जो है, यहाँ पे क्या लेते हैं हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, तब हमें क्या मिलता है 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, 2 मोल ऑफ अमोनिया। देखो N2 + 3H2, और यहाँ पे क्या मिला हमें अमोनिया NH3। रिएक्शन पूरा बैलेंस्ड है, तो आपको ऐसे बैलेंस्ड रिएक्शन याद करना है। 2 नाइट्रोजन यहाँ पर है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, और 3 दूनी 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 250 वायुमंडलीय दाब ATM बोलते हैं, प्लस 770 से लेकर 970 केल्विन टेम्परेचर, और उसके साथ में जो हमारा यहाँ पूछ रहा है कैटलिस्ट कौन सा लेते हैं, तो लोहे का महीन पाउडर, यहाँ क्या लेते हैं कैटलिस्ट लेते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है। तो हैबर प्रोसेस हम क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, अमोनिया का। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कोलाइडल सॉल्ट्स आर प्यूरिफाइड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना अपोहन डायलिसिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, अच्छे से करना है। देखो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 38,
298 केल्विन पर 1 ग्राम चारकोल के निम्नलिखित के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अधिशोषित होगा? द हाइएस्ट वॉल्यूम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वुड बी एब्जॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल एट 298 केल्विन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, NH3 अमोनिया हो जाएगा। देखो अमोनिया का यहाँ पे इसलिए ऐसा होगा ना कि देखो अमोनिया का ध्रुवीय इस सब ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शन में अमोनिया का ध्रुवीय गुण ज़्यादा है। क्या है? ध्रुवीय गुण ज़्यादा, यानी पोलर प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे अमोनिया का ज़्यादा। जिसका ज़्यादा पोलर प्रॉपर्टी होगा वही ज़्यादा क्या होगा? अवशोषित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट ऑप्शन होगा। पायरो पायरोलुसाइट पायरोलुसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये मैग्नीज का अयस्क है। मैग्नीज कैसे लिखते हैं? तो Mn से डिनोट करते हैं, ठीक है। याद रखना ये मैग्नीज का अयस्क है पायरोसुलाइट अच्छे से याद कर लेना इन सबको। देखो 40 करते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल इज कॉल्ड। देखो याद रखना यहाँ पे धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु में अपकृत करने की क्रिया को प्रगलन करते हैं स्मेल्टिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। 41 करते हैं, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं? देखो साइनाइड प्रोसेस, देखो यहाँ साइनाइड प्रोसेस जो हम यूज करते हैं वो सिल्वर के लिए। ये एजी क्या होता है? सिल्वर। और सिल्वर के साथ साथ हम लोग गोल्ड के लिए भी, सोना के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं? सोना का जो ये होता है सूत्र होता है वो AU होता है। तो याद रखना सिल्वर और गोल्ड जो दो महंगे धातु हैं, इन दोनों का निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन जो हम निकालते हैं, निष्कर्षण का उपयोग कैसे करते हैं? तो साइनाइड विधि के द्वारा करते हैं, साइनाइड प्रोसेस के द्वारा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है सब क्वेश्चन को। 42 करते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ईस्टर लिंकेज? तो टेरेलिन। रिपीट करेगा डायरेक्ट ऑप्शन के साथ ही ये सब क्वेश्चन। तो ये सब देखो 2023 का क्वेश्चन और बोल रहे हैं 2023 प्लस 2024, ये दो का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जो 2025 में एग्जाम दोगे, ठीक है। हूबहू क्वेश्चन, बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट करेगा। ऐसे तो सारे क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस ईयर से इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी ये 2 साल का क्वेश्चन अच्छे से देख के जाना पड़ेगा। और अगर आप मेरे प्ले लिस्ट पे जाइएगा तो पूरा हम 2000 शायद 13 से लेकर के 2024 तक का पूरा हम MCQs डाल दिए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए सारा का सारा MCQs देखना। हूबहू 20 नंबर का तो आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर से ही। 43 करते हैं, निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसीटिंग प्लास्टिक? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। फिर जब लॉन्ग आंसर टाइप में बात करेंगे तो इन सबसे लॉन्ग आंसर टाइप में भी क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पे फिर से एक बार बात करेंगे इन सब के बारे में। तो अभी याद रखना है बेकेलाइट हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीएमाइड? पॉलीएमाइड इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना 44 का हो जाएगा बी, नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 हमारा क्या होता है? पॉली एमाइड होता है। 45 करते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटाइसिड के रूप में करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन एंटाइसिड? इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो हमारे पेट में जो होता है वो HCl नाम का एक एसिड पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का क्या पाया जाता है? अम्ल, ठीक है। अब ये अम्ल जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारे पेट दर्द, गैस बनना, तो इसको रोकने के लिए हम लोग एक बेस लेते हैं। ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं MgOH2, ठीक है। मैग्नीशियम का जो चार्ज होता है वो +2 होता है, ठीक है। वही +2 चार्ज का यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? ये बेस है, यानी क्षार है, क्षार है ये। अब ये क्या करेगा? जब ज़्यादा HCl हो जाएगा तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्षार का प्रयोग करेंगे, एसिड का प्रयोग, क्षार का प्रयोग करेंगे। जो कौन सा होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। कौन सा होता है? मैग्नीशियम। डाइजीन वगैरह का सिरप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में। देखो बात करते हैं सैक्रीन क्या है। 46 क्वेश्चन है, पूछ रहा है यहाँ पे सैक्रीन क्या है। देखो सैक्रीन होता है मीठा अभिकर्ता, स्वीटिंग एजेंट होता है सैक्रीन। नाम याद रखना अच्छे से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये सब। निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में ही होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए सोप? फॉर्मूला याद रखना है
C17H35CONA, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम स्टेरेट, क्या बोलते हैं इसे, सोडियम सोडियम स्टेरेट, स्टीयरेट, ठीक है, सोडियम स्टीयरेट। तो याद रखना है इसका फॉर्मूला भी C17H35CONA, ठीक है, ये क्या होता है, सोडियम स्टीयरेट। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, साबुन बनाने में करते हैं। 14 निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट वो होता है कि जो ऑक्सीजन, जब जहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यानी जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, उसको क्या करता है, रोकता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिऑक्सीकारक। तो याद रखना ये सब जो है एंटीऑक्सीडेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। लेथिसिन, सिट्रिक अम्ल, विटामिन ई, ये सब क्या है, प्रतिऑक्सीकारक है। 49 क्वेश्चन नंबर करते हैं। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है। 49 का देखो क्या कर रहा है, बोल रहा है इसका एपीएससी नेम क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन में आपको ऐसा बना होगा, तो ये जो टाइप तो ऐसा होगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। देखो पूछ रहा है इसका आईपीएससी नेम क्या है, बहुत इजी है ये सब क्वेश्चन। देखो पूछ रहा है इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। देखो नेमिंग हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 और 3, या तो 1 2 और 3 सब में जो ब्रोमीन है वो सेकेंड नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो दो पर दो हमारे क्या लगे हुए हैं, दो कंपाउंड लगे हुए, एक तो ब्रोमीन लगा हुआ है और एक CH3 लगा हुआ है। तो सबसे पहले बी आता है अल्फाबेट में, A B, ठीक है। ये कौन सा लगा हुआ है, मिथाइल, तो M बहुत बाद में आता है, और A के बाद क्या आता है, B आता है। तो ब्रोमो पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। और प्रोपेन हम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि 3 कार्बन है, 3 कार्बन, वो भी सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करते हैं, और 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मिथिल प्रोप। याद रखना क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। बहुत सिंपल है ये सब, तो यहाँ से देख करके ही ऑप्शन से भी कोई बना देगा, ठीक है। और हम लोग ब्रोमो क्यों यूज करें पहले, क्योंकि मिथाइल का M जो है वो B के बाद आता है। 50 करते हैं। एलिकल हेलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो याद रखना इनमें से सभी, इनमें से सभी। अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जब वहाँ पे लेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह, स्पेशली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी या वहाँ पे ऑब्जेक्टिव लेंगे, तो इन सब का आपको फिर से एक बार आने वाला है वहाँ पे। तो ये सब आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जब एल्काइल एलिकल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड से एल्केन भी बनाते हैं, एल्कीन भी बनाते हैं, अल्कोहल भी बनाते हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जब यहाँ पे सेपरेट जो फर्स्ट चैप्टर आपका वही है एल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड जब पढ़ाएंगे तो देखना यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या चीज़ हम बनाते हैं अल्काइल हैलाइड से, तो ये तीनों बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 51 निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विआघूर्ण है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज जीरो डायपोल मूवमेंट। जीरो डायपोल मूवमेंट देखो किसका हो जाएगा, यहाँ पे CCl4 का। याद रखना है इसका नाम। देखो एक कार्बन है और 4 क्या है, क्लोरीन है। देखो 4 क्लोरीन चारों साइड पे, तो ये क्या करेगा, पूरा डायपोल को क्या करेगा, ये जीरो कर देगा। पूरा डायपोल को ये क्या करेगा, जीरो कर देगा। तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चार्ज पूरा क्या होगा, बराबर बराबर में चारों क्लोरीन अपनी ओर ले लेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 52 करते हैं। जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अपकरण से प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड वाटर गिव, याद रखना मीथेन देता है। 52 का क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर, राइट आंसर। हमारा जो मीथेन क्या बनता है जब क्लोरोफॉर्म रिडक्शन करता है जिंक और वाटर, ठीक है। 53 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह ये सब फिर आने वाला है, तो घबराना नहीं, ये सब क्वेश्चन अच्छे से भी करेंगे हम लोग। याद रखना है बेंजिल अल्कोहल, जो बेंजाइल अल्कोहल है ये नहीं देता है कौन, हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये सब देखो 5 मार्क्स में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का टेस्ट, एल्डिहाइड का टेस्ट, ये सब फिर से आने वाला है, ठीक है। ब्यूटेन टू ऑल क्या है, तो यहाँ देखो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी, टर्सरी या डाइहाइड्रिक। तो सबसे पहले ब्यूटेन टू ऑल का स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। देखो ब्यूटेन टू ऑल कैसे बनेगा, 4 कार्बन लेना है। ब्यूट मतलब क्या होता है, 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन ले लिए, और कहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे अल्कोहल लगाना है। तो दूसरे पे हम क्या लगा दिए यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है। या तो ये भी दूसरा हो जाएगा या तो ये भी, तो हम यहीं पे सेकेंड लगा दिए, यहाँ पे क्या लगा दिए, यहाँ पे अल्कोहल। देखो 1 2 3 4। अब पूछ रहा है ब्यूटेन टू ऑल क्या है। देखो अल्कोहल जिस कार्बन पे लगा हुआ है, इस कार्बन के बगल में भी एक कार्बन है, तो और दोनों साइड क्या क्या एक एक कार्बन है,
तो ये कार्बन हो जाता है 2 डिग्री कार्बन। ये कैसा कार्बन हो गया, यानी 2 डिग्री। और ये क्या हो गया हमारा 2 डिग्री अल्कोहल। तो याद रखना ये क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ क्या, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन वाटर। इन सब में देखो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अल्कोहल है, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल है। अल्कोहल में होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जिसमें हाइड्रोजन बंद होता है वो क्या होता है हमारे जल में क्या होता है, घुलनशील हो जाता है। और जिनमें हाइड्रोजन बंद नहीं होता है वो जल में घुलनशील नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है, ये सिंपल क्वेश्चन है, याद रखना 7 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया, 7 क्रिस्टलीय तंत्र की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। ये पहला चैप्टर का है, फर्स्ट चैप्टर का ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड। हीरा, ठीक है, हीरा हो गया आपका, और फिर ग्रेफाइट, ये सब क्या है, ये सब है आपका सहसंयोजक ठोस, जिसे हम रवादार ठोस भी कहते हैं। ठीक है, बेरवादार ठोस के बारे में अगर पूछा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रवादार और बेरवादार, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर्स में। बेरवादार ठोस में रबड़ हो गया, ठीक है, ये सब कैसा है आपका, तो बेरवादार ठोस। और जो कोवेलेंट जो सॉलिड है उसमें क्या हो जाएगा हमारा, डायमंड हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, इटीसी, ये सब क्या हमारा कोवेलेंट ठोस है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। 58 करते हैं, किसी धातु की पृष्ठभुजाई समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल क्रिस्टलाइन इन द हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12। कितना होता है यहाँ पे, 12 होता है, ठीक है। देखो 70 क्वेश्चन में से आपको 35 नंबर बनाना है, कितना, 35। तो ये आप टोटल क्वेश्चन देख के डिसाइड कर लो कि कौन सा चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो चैप्टर आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है उसी को पढ़ना है। और हम ऐसा बता रहे हैं पी ब्लॉक को अच्छे से कर लो, पी ब्लॉक को। फिर आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर जो है सॉल्यूशन, जो विलियन चैप्टर है उसे अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको अच्छे से कर लेना है। सेकंड बुक जो है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट बहुत है, थ्योरी वाला क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसी से आपको अच्छे से हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर ही पढ़ना है, सारा चैप्टर, ऐसा बात नहीं है। पी ब्लॉक वगैरह, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है अच्छा खासा तादाद में, ठीक है। तो याद रखना है। तो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उस चैप्टर को आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है। देखो 59 क्वेश्चन नंबर करते हैं, निम्नलिखित में से कौन आदर्श घोल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडियल सॉल्यूशन। देखो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस पूछा जाता है, तो कम से कम वो आपको अच्छे से करना है, जो कि 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। आदर्श और अनादर्श सॉल्यूशन मेरे ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, 5 होगा वहाँ पे। तो उसमें हम बता दिए सॉल्यूशन चैप्टर का कि उसमें आदर्श और अनादर्श सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो आप जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग ऐसा टाइप में, यानी 2 या 3 मार्क्स से आपको पूछ सकता है ये, ठीक है। अभी के लिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, कौन सा आदर्श घोल नहीं है, तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये जो है हमारा आदर्श सॉल्यूशन नहीं है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बात करते हैं 60 का, निम्नलिखित में से कौन अर्ध परागरम झिल्ली से नहीं से निकल पाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परवेम मेम्ब्रेन। बता देते हैं, ये 2017 का क्वेश्चन है, फिर से 2023 में रिपीट किया है था, ठीक है। तो याद रखना केवल विलायक के अणु, ठीक है, यह होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट ही क्या होते हैं, हमारे सेमी परवेम मेम्ब्रेन से पास हो पाते हैं। सॉल्यूट के अणु को क्या करता है, वो विलय के अणु को क्या करता है, जाने पास नहीं होने देता है हमारा सेमी परवेम मेम्ब्रेन। सिर्फ किसके अणु को पास होने देता है, तो सॉल्वेंट के, विलायक के अणु को पास होने देता है। 61 करते हैं, देखो ये फिर आपका मोलल वाला ये हो जाएगा, ठीक है, मोलैलिटी का क्वेश्चन है ये। तो देखो अब क्या मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यानी छोटी वाली m का, ठीक है। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे पता चलेगा, ये मोललता का फॉर्मूला में लगाना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे घोलक यानी सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना है, सॉल्यूट तो हम निकाल ही लेंगे, सॉल्यूट तो मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों में होता है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या कर रहा है, नीचे में क्या डालना पड़ेगा, तो मास इसका, और क्या केजी में। तो सबसे पहले हमें 1000 को केजी में बदल लेते हैं, 1000 ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। आ जाएगा यहाँ पे कितना, 1 केजी, ठीक है। 1 केजी क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे घोलक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे सॉल्यूट का पहले हम निकालना पड़ेगा, सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो गिवन मास अपॉन ग्लूकोज का मोलर मास, पहले भी ये क्वेश्चन बताए हुए हैं, तो 180 हो जाएगा, यानी 1 बाय क्या हो जाएगा 10, और छोटा करें तो 0.1 क्या हो जाएगा, मोल किसका, ग्लूकोज का। और हमारा जो मोलरता होता है वो क्या होता है,
जो मोलैलिटी होता है वो मोल पर केजी ऑफ क्या सॉल्वेंट, तो केजी ऑफ सॉल्वेंट यहाँ निकाल लिया अपॉन 1, ये क्या हो जाएगा 0.1। इसे हम क्या बोलते हैं मोलल, मोलल या मोलल, ठीक है दोनों। और जब हमें इसका एसआई यूनिट लिखना पड़ेगा तो छोटी एम लिखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा राइट आंसर। 62 निम्नलिखित में से किसका क्वाथनांक सबसे अधिक होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सबको छोड़ना नहीं है, बार बार बता रहे हैं। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका आई फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणक क्या होगा ज्यादा होगा, यानी जिसमें सबसे ज्यादा क्या होगा नंबर ऑफ आयंस, आयंस की संख्या ज्यादा होगी। देखो ग्लूकोज हमारा क्या होता है नॉन वोलाट, ग्लूकोज क्या होता है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इस सम के लिए आई की वैल्यू क्या आ जाती है 1, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। कोवलेंट कंपाउंड वाटर में ज़्यादा डिसोसिएट नहीं करते हैं, टूटते नहीं है वो लोग, आयंस अपना नहीं रिलीज करते हैं। तो जो अपना आयंस नहीं रिलीज करते हैं वो क्या हो जाता है उसका वांट ऑफ फैक्टर 1। यहाँ पे NaCl, NaCl कैसा होता है आयोनिक कंपाउंड होता है। पता कैसे चलता है, देखो एक मेटल से बनता है और एक नॉन मेटल रहता है, दोनों जब कॉम्बाइन करता है तो क्या बनाता है हमारा आयोनिक कंपाउंड। और जैसे ही ये पानी में अब इसे घोलते हैं तो शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन ही बताए थे Na और Na प्लस में, Na प्लस और Cl माइनस में क्या होता है डिवाइड हो जाता है ये। देखो नंबर ऑफ आयन यहाँ पे कितने हो गए दो, एक पॉजिटिव का आयन और एक निगेटिव का आयन, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव कितना बना लेगा 2, ठीक है। अब ऐसे करके कोई नहीं करेगा +1 और -1 करके 0, ये नहीं करना है, हमें आयंस गिनना है। तो एक निगेटिव का आयन एक पॉजिटिव का आयन, तो 2 आयन, तो यहाँ पे आई का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। इसका मतलब जल में 1% NaCl क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। 63 करते निम्नलिखित संक्रमण तत्व आयकॉन अनुचुंबकीय है पैरामैग्नेटिक है। शुरू में बता दिए थे हम कैसे वहाँ पे वहाँ पे भी हम ये बाल का हिंट दे दिए थे। Cu2+ का जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना था Cu2+ का, तो वहाँ पे हम बता दिए थे कि ये कैसा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक होता है, अनुचुंबकीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 64 करते हैं निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहते हैं। देखो क्वाइनेज मेटल का कौन सा ग्रुप है, याद रखना जितने भी हमारे जो कॉस्टली मेटल होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हो गया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन सब से हम क्या बनाते हैं तो क्वाइन बनाते हैं, सिक्का बनाया जाता है, ठीक है। मुद्रा या सिक्का जो आप बोलो, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या किस नाम से जाना जाता है क्वाइनेज मेटल, किस नाम से कॉलेज मेटल। ओके, जैसे ट्रांजिशन मेटल हम क्या बोलते हैं डी ब्लॉक को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। इनर ट्रांजिशन मेटल हम किसे बोलते हैं एफ ब्लॉक को बोलते हैं। उस तरह से हमें ये जो हमारा है कॉपर, सिल्वर और गोल्ड वाले को हम क्या बोलते हैं क्वाइनेज मेटल। समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, हु गैव द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वार्नर ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 66 करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। बहुत फेमस है पोटास एलम जो होता है हमारा कैसा होता है डबल सॉल्ट होता है, द्विक लवण होता है, द्विक लवण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब थ्योरेटिकल है, इंपॉर्टेंट अच्छे से याद करना है। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइडेंटेड लिगेंड। तो इथाइलिन डायमीन कैसा होता है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। दो दाता परमाणु होते हैं इसमें, टू डोनर एटम होता है। देखो इसमें इस कंपाउंड में पूछा है पीटी का ऑक्सीकरण संख्या, जिसका ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसे हम एक्स मान लेंगे, ठीक है। याद रखना है यहाँ पे जो C2H2 है ये कैसा है तो हमारा न्यूट्रल है। ये कैसा है हमारा कैसा लिगेंड है, ये तो उदासीन लिगेंड है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं उदासीन, ठीक है। जो जो उदासीन होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है 0। और Cl3 है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1। तो -1 इंटू कितने Cl है 3 Cl लगे हुए। अब याद रखना यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे एक माइनस, क्योंकि इस ये कंपाउंड पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1। अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता, ना तो प्लस रहता ना तो माइनस रहता, तो यहाँ पे तब 0 लगाते। अगर यहाँ +1 रहता तब यहाँ पे +1 लिखते हैं हम लोग, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है -1 है। देखो x माइनस का 3 माइनस का 1, x इक्वल टू -1 और +3 बराबर क्या हो जाएगा +2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। x हम क्या माने थे तो पीटी का ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है? 4 ऑप्शन वहाँ पे लिखे थे आपको ऑप्शन में, ठीक है? तो अब बताओ विनाइल हैलाइड वैसा हैलाइड होता है, देखो पहले तो ये Br यहाँ हैलाइड लगा हुआ है, जिस जिस कार्बन पे हैलाइड ग्रुप लगा हो वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। देखो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कैसे पता चले? देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया है, ठीक है? बताए थे बहुत बार कि चारों अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो sp3, चारों कार्बन पे अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो वो sp3, अगर एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो sp2, ठीक है? और अगर तीनों अगर अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो जाता है? sp हाइब्रिडाइज हो जाता है। देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ठीक है? ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, या तो बी ऑप्शन सही होगा, किसी में सी दे दिया है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या हो जाएगा? बी। देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। और विनाइल हैलाइड वही होता है जिस जिस कार्बन पे हैलाइड ग्रुप लगा रहे, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, वो कार्बन पे एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, यानी वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी मान के चलो, ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। डिफरेंट सेट में ए बी सी करके सेट आता है, डिफरेंट सेट में ये ऑप्शन भी चेंज कर देता है, किसी में बी ऑप्शन सही हो जाता है, किसी में सी सही हो जाता है। तो ये बात आप पूछे थे तो याद रखना है। हम उसी लिए ट्रिक बता दिए कि कैसे ये सही होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन आज का है, 70 क्वेश्चन बता दिए, अब आपको डिसाइड करना है देखो कौन सा टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। जिस जो टॉपिक, और हम बता रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़ना नहीं है, डी ब्लॉक को नहीं छोड़ना है, ठीक है? डी ब्लॉक पी ब्लॉक इन सबको नहीं छोड़ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत लोगों को टफ लगता है तो वो आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन डी ब्लॉक पी ब्लॉक ये सब थ्योरेटिकल चैप्टर को नहीं छोड़ना है केमिस्ट्री में, ये बार बार हम समझा रहे हैं। देखो ए बी सी डी, ये सब बहुत पहली बार ये सब क्वेश्चन आया था। धातुओं में मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो माइनस का 3.0 वोल्ट है, माइनस का 1.66 वोल्ट है, माइनस का 0.40 वोल्ट है, और प्लस 0.8 वोल्ट है। इन धातुओं में अपकरण क्षमता, देखो रिडक्शन पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसका होगा? तो प्लस वाले का। तो ऑप्शन नंबर डी में देखो यहाँ क्या आ रहा है, लास्ट है ना, ये लास्ट है, ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली में डी देखो प्लस का आ रहा है। तो इसी का सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा? हमारा रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है? देखो ये सब क्वेश्चन पहली बार इसे पूछा है तो आप अच्छे से कर भी सकते हो, नहीं तो देखो 70 में से मात्र 35 बनाना है, तो 35 में से बता रहे हैं 15 से 20 मार्क्स है प्रीवियस ईयर्स, और बचा इधर आपको 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, छोड़ना नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लास्ट का बायोमोलिकुल्स चैप्टर हो गया, 3 का पॉलीमर हो गया उधर, तो वो सबसे क्वेश्चन पूछा है बहुत बार, ठीक है? देखो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक? अब 2024 का वीडियो लाएंगे एक केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद काम खत्म। फिजिक्स का भी आप अगर आपको देखना है तो फिजिक्स का भी डाल रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो ठीक है, ऑल द बेस्ट।